Hello everyone, this is Neha and welcome to Neha Management Classes. In this video, we will discuss about the mode of creating an agency. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट इज़ एजेंसी, हु इज़ एजेंट एंड प्रिंसिपल एंड हु आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स. ओके, तो फॉर ए क्विक रिकैप मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि एजेंसी क्या है. एजेंसी बेसिकली एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है. इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हमें बेसिकली दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, एजेंट एंड प्रिंसिपल. मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं सारी की सारी बिजनेस डीलिंग पर्सनली जाके नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के साथ. फॉर दिस पर्पस और इन सभी डीलिंग्स को करने के लिए मैं किसी एक पर्सन को अपॉइंट करती हूँ जो मेरे बिहाफ पर जाकर थर्ड पार्टी से डील करेगा. ओके, और जिस पर्सन को मैंने अपने बिहाफ पे डील करने के लिए अपॉइंट किया है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एजेंट. एंड माई सेल्फ, जिसने अपॉइंट किया है एजेंट को, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रिंसिपल. अब इन दोनों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंसिडरेशंस होती हैं. उन्हीं टर्म्स को या उस अरेंजमेंट को जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में है, इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंसी कहते हैं. ओके, तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम एजेंसी कह रहे हैं, ये किस किस मोड से हम क्रिएट कर सकते हैं. मीन्स मोड ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी. ओके, अब हमारे पास तीन मोड्स हैं या तीन तरीके हैं जिनसे हम ये एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट वन इज़ बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी. हमने पहले भी जब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, हमने उसमें देखा था कि एक्सप्रेस ये सबसे कॉमन मेथड है एक एजेंसी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने का, जिसमें हम ओरली या रिटन कंफर्मेशन देते हैं. हमारे पास जो एक कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट हुआ है वो या तो बोलकर या लिखकर क्रिएट किया जाता है. तो ये तो बहुत ही ईजी है मेथड है जिसमें हम एक एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं. आपने बोलकर या लिखकर एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया है या फिर कोई एग्रीमेंट एक बना दिया है, क्रिएट कर दिया है एजेंसी को. ओके, इसमें आपका एग्जांपल आ सकता है जैसे आप पावर ऑफ अटर्नी अपनी किसी के नाम पे कर सकते हैं वो रिटन फॉर्म में. दैट पर्सन विल बी एजेंट. नाउ यूर एजेंट, उसके पास आपकी प्रॉपर्टी की पूरी पावर्स हैं कि उसको सेल करना है, परचेज करना है, कुछ भी कर सकता है वो आपकी. उसको आपने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है. ओके, इसका एग्जांपल था. सेकंड इज़ बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजेंसी की जब भी आप क्रिएशन के बारे में बात करेंगे तो ये मोड ऑफ जो क्रिएटिंग एजेंसी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले आता है बाय इस्टोपल्स. ओके, अब इसमें क्या है, हमें पता है बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी मीन्स जब हम कुछ भी बोलकर या लिखकर नहीं करते हैं, हम अपने बॉडी जेस्चर से या अपने एक्ट से ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा बीच में क्रिएट हुआ है. हम अपने सिर्फ एक्शन से हम बोल सकते हैं या बॉडी जेस्चर से ये चीज़ किसी के आगे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो इसमें जो हम बाय इस्टोपल पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, इस्टोपल मीन्स दैट ए पर्सन इज स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ ए स्टेटमेंट विच ही हैज़ मेड. मैं आपको जैसे हमने एक्सप्रेस एजेंसी में तो हमने पढ़ लिया कि आपने ओरली या फिर रिटन फॉर्म में कोई कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट कर दिया है. ओके, इम्प्लाइड एजेंसी में हम कह रहे हैं कि आपने डायरेक्टली क्लियरली स्टेट नहीं किया है, बट इम्प्लाइड अपने बॉडी जेस्चर से आपने एक्सप्लेन किया है. तो इस टॉपल में क्या है, सपोज ए पर्सन बाय हिज कंडक्ट इन्फॉर्म अनदर पर्सन दैट ए पर्टिकुलर पर्सन इज हिज एजेंट. मतलब मैं किसी पार्टी में अपने किसी या अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को लेकर जाती हूँ और वहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से या अपने एक्ट से ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये पर्सन मेरा, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ माई एजेंट. ओके, मैं बोलकर या लिखकर नहीं बता रही हूँ, बस अपने बॉडी जेस्चर से शो कर रही हूँ कि ये पर्सन मेरा एजेंट है. हु इज़ सिग्निफाइड एज एन एजेंट इज़ प्रेजेंट एंड हेयरिंग एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ इंटीमेटेड. और जिस पर्सन के बारे में बोल रही हूँ वो सुन भी रहा है और
उसके सामने ही ये बात हो रही है, वो उससे मतलब उसको इंटीमेट भी हो रही है और वो उससे डिनाई भी नहीं कर रहा है। अब वो पर्सन जो एजेंट है, अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई डील कर लेता है, इन दैट केस मैं डिनाई नहीं कर सकती कि दिस पर्सन इज़ नॉट माई एजेंट। ओके, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और उससे ये पहले ही शो कर दिया है, या वहाँ पे इम्प्लाइड फॉर्म में शो किया है, रिप्रेजेंट किया है कि दिस पर्सन इज़ माई एजेंट। अब उसने जो भी डीलिंग की है वो मुझे, उसके लिए मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, मुझे वो एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। और ऐसी एजेंसी जो क्रिएट होती है उसको हम एजेंसी बाय इस्टोपल बोलते हैं। ओके, एक इसी की एक और टाइप है बाय होल्डिंग आउट। अब बाय एजेंसी बाय होल्डिंग आउट ये एक काइंड ऑफ इस्टोपल एजेंसी ही है, बट इसमें आपने एक प्रायर, मतलब आप इससे पहले जाकर आपने ये शो किया है उस पर्सन को किसी भी वे से कि ये आप उसको बता चुके हो कि ये मेरा पर्सन मेरा एजेंट है पहले कभी। ओके, चाहे पहले वो रिटन और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, अभी नहीं बता रहे हो, आपने पहले बताया था। अब वो पर्सन इसको उस पर्सन को, एजेंट को अभी भी आपका एजेंट ही कंसिडर कर रहा है और उसके साथ कोई डील कर लेता है, तो हम इसको एजेंसी बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं अपने किसी सर्वेंट को लेकर किसी ग्रॉसरी सेलर के पास या जनरल स्टोर के पास जाती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि जब भी ये मेरा सर्वेंट यहाँ पे आता है तो आप उसको कोई भी जो ग्रॉसरी का सामान ये डिमांड करता है तो वो मेरे बिहाफ पे बाय करने आ रहा है, तो आप मेरे अकाउंट में वो रजिस्टर कर सकते हैं और आप इसको वो सारी ग्रॉसरी दे देंगे। ठीक है, आपने ये उसको बता दिया, पहले बता दिया। अब उसके बाद इन फ्यूचर जब भी वो मेरा सर्वेंट वहाँ पे जाएगा ग्रॉसरी बाय करने के लिए, तो वो जनरल स्टोर वाला, चाहे वो पर्सनली भी अपने लिए भी स्टोर, जो सर्वेंट है पर्सनली अपने लिए भी कुछ बाय कर रहा है, तब भी वो मेरे अकाउंट में ही लिख देगा जनरल स्टोर का जो ऑनर है, क्योंकि वो पहले मैंने शो किया था उसको कि ये मेरा ही एजेंट है। तो आपसे जो भी ग्रॉसरी चाहे जैसे मर्जी लेके जा रहा है, आप इसको मेरे अकाउंट में लिख दो, है ना। तो अब हर बार फ्यूचर में आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले एक बार रिप्रेजेंट किया था। अब इस केस में भी अगर वो कोई फ्रॉड भी करता है तब भी अब मुझे इसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर ही आती है, क्योंकि मैंने उसको अपना एजेंट वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो ऐसी एजेंसी या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब भी क्रिएट होता है तो हम उसको बोलते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। ओके, लास्ट इज ये आपके इम्प्लाइड फॉर्म में एक थर्ड टाइप है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। ओके, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी सेक्शन 188 और 189 में एक्सप्लेन की गई है, जिसमें ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आपने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपने साइन नहीं किया है, आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना ही आप अपने ऑनर को बता पाए हो, बट उस सर्कमस्टांसेस में आप एक, इतनी नेसेसिटी थी कि आप उसके बिहाफ पे कोई एक्शन ले लेते हो और उसके बाद अपने ऑनर को या अपने प्रिंसिपल को आप इंटीमेट करते हो, और उस केस में वो एजेंसी क्रिएट होती है और वो प्रिंसिपल जो है वो एग्री कर जाता है उस के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए या उस एजेंसी क्रिएशन के लिए। मैं इसका वो भी एक एग्जांपल से अगर आपको बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज़ करो कि डीमोनेटाइजेशन जैसे हुई थी पीछे, और मैंने यहाँ पे अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी एजेंट को दी हुई है। अब उसके पास मेरा कुछ कैश है जो कि पुराने 500 और 1000 के नोट में पड़ा है, और कल सपोज करो लास्ट डे है उन नोट को सबमिशन करवाने का। अब वो फॉर एनी रीज़न वो मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बट अब ये इमरजेंसी है, उस सर्कमस्टांसेस में अगर वो ये एक्शन नहीं लेता है तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो उस केस में वो मेरे सारे नोट वहाँ पे डिपॉजिट करवाता है और वहाँ से न्यू करेंसी ले लेता है। ठीक है, अब जब भी ऐसा कोई काम मेरे बिहाफ पे उसने किया है, एजेंट ने किया है, जो कि इमरजेंसी, वहाँ पे एक इमरजेंसी थी, वो मेरे फेवर में था और वो मुझे पहले कम्युनिकेट नहीं कर पाया, and the agent has acted honestly or in the interest of principle, in these cases जो एजेंसी क्रिएट होती है उसको बोलते हैं एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। मतलब ज़रूरत के टाइम कोई एक्शन लेना पड़ा एजेंट को और उसकी वजह से जो एजेंसी क्रिएट हुई उसको हम बोलते हैं एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन।
अब ये सेक्शन 169 to 200 में एक्सप्लेन की गई है. रेटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट अडॉप्शन ऑफ एन एक्टिविटी. Soon after the ratification, principal-agent relation will come into the operation, and the person who has done the activity will become agent, and the person who has given the ratification will become the principal. अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. इसमें क्या होता है कि पहले जैसे एजेंसी बाय नेसेसिटी में होता था, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी में, इसमें भी पहले कोई एक्ट है वो एजेंट ने आपके बिहाफ पे कर दिया है. ओके. और इसमें भी ये हम प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं कि उसने जो एक्ट किया है वो हमारे फेवर में ही था. अगर प्रिंसिपल को नहीं लगता तो वो बाद में डिनाई भी कर सकता है, रेटिफाई नहीं भी कर सकता इस एजेंसी को. बट हम इसमें ये लेके चल रहे हैं कि पहले एजेंट ने मेरे बिहाफ पे कोई बिजनेस डील कर दी और बाद में वो मुझे बताता है उस डील के बारे में, और मैं उसको रेटिफाई कर देती हूँ, मतलब उसको एक्सेप्ट कर देती हूँ फ्रॉम द बैक डेट जब उसने वो डील की थी. तो हम इसको एजेंसी बाय रेटिफिकेशन बोलते हैं. इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एजेंट हूँ, मेरे पास कोई ए पर्सन जो प्रिंसिपल है उसका 50,000 रुपीज़ मेरे पास पड़े हैं. ओके. और मैं उसको आगे किसी को लोन पे दे देती हूँ ऑन द इंटरेस्ट ऑफ 12 और 15%. 15% के इंटरेस्ट पे सपोज करो मैंने उसको आगे लोन पे वो पैसा दे दिया, और मैंने ये बात ए को नहीं बताई पहले. बट आफ्टर 1 मंथ जब मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, मैं जाती हूँ प्रिंसिपल के पास, ए के पास. मैं उसको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे आपके फाइनेंशियल जो मेरे पास यहाँ पे कैश पड़ा था वो मैंने ऐसे बी को लोन पे दे दिया था, और उससे ये इतना इंटरेस्ट आ रहा है जो कि आपके लिए बेनिफिशरी है, आपको कोई लॉस भी नहीं हो रहा है. अब अगर ए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है विद इंटरेस्ट, वो मान जाता है कि ठीक है आपने बहुत अच्छा किया, लोन पे बी को दे दिया, देन जो एजेंसी क्रिएट होगी दैट एजेंसी विल बी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ए डिनाई कर दे, तो उस केस में एजेंट को जो लॉसेस होते हैं, थर्ड पार्टी को, एजेंट को वो लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं. मींस जिसको लोन दिया है, अब उस लोन पे अब वो पर्सन अगर ए डिनाई कर देता है तो उसको भी वहाँ से, जिसको लोन दिया है वहाँ से पैसा वापस लेना पड़ेगा. और उसको अगर कोई लॉस हो रहा है बी को, उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो उसको एजेंट को, मतलब मुझे, वो सारा कंपनसेट भी करना पड़ेगा. ओके. तो जब अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है ऐसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको बैक डेट में, मतलब ए उसको बैक डेट में एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको हम एजेंसी बाय रेटिफिकेशन बोलते हैं. ओके. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट, और ऐसे ही हमें ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट भी पता होनी चाहिए. ओके. पहले मैं आपको ड्यूटीज़ बता देती हूँ. जैसे सपोज़ करो मैं एजेंट हूँ, तो मेरा क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं कि मुझे ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ने जो भी मुझे इंस्ट्रक्शन दी हैं, जिस स्पेशल एक्ट के लिए मुझे चूज़ किया है, मैं वही काम करूँ और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही चलूँ. ये मेरी ड्यूटी बनती है. ओके. दूसरी ड्यूटी मेरी क्या है? ड्यूटी टू कैरी वर्क विद केयर एंड स्किल. मैं जो काम मुझे दिया गया है उसको मैं अपने फुल डेडिकेशन और केयर के साथ करूं, और अपने स्किल्स का भी फुल यूज़ करूं. नेक्स्ट इज ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल. द एजेंट इज़ बाउंड टू रेंडर द प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड. तो जब भी प्रिंसिपल में से अकाउंट की डिटेल के बारे में कुछ भी पूछता है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको विदाउट हाइडिंग एनी फैक्ट्स, मैं उसको क्लियर जस्टिफाइड स्टेटमेंट दूँ और बताऊँ उनको कि कैसे चल रहा है, जो भी मैं उसके लिए एक्टिविटीज़ कर रही हूँ वो किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में है इस टाइम पे. ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल. ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने प्रिंसिपल के साथ टाइमली कम्युनिकेट करती रहूँ. ड्यूटी नॉट टू डील विद ऑन हिज ऑन अकाउंट. ओके. मतलब मैं अपने अकाउंट, द रोल ऑफ एन एजेंट इज़, बहुत, ये जो रोल है एजेंट का, ये बहुत ही, एक आप बोल सकते हैं, क्रिटिकल है. देयरफॉर द एजेंट मस्ट कंडक्ट हिज बिजनेस इन गुड फेथ. उसे जो भी काम करना होता है वो अपने प्रिंसिपल के फेथ के अकॉर्डिंग करना है. ऐसा नहीं कि मैं अपने
अपने बेनिफिट के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन ले लूँ प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जिससे प्रिंसिपल को तो लॉस हो रहा है बट आपको अपना कमीशन मिल रहा है, उससे आपको उसी से मतलब है। और जो प्रिंसिपल को लॉस हो रहा है उसके बारे में आप ज़्यादा आप बोल सकते हो कि केयरफुल नहीं हो या बहुत नेग्लिजेंस शो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये सारी मेरी ड्यूटी नॉट टू डेलीकेट, ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल के लिए जो पैसे आपके पास आए हैं आप वो प्रिंसिपल को दें, ये सारी मेरी ड्यूटीज़ में आ जाते हैं। ऐसे ही राइट्स ऑफ एन एजेंट, एजेंट के अब राइट्स क्या हैं? राइट टू ए रिटेनर, मतलब द एजेंट में रिटेन आउट एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। जो आप जो एजेंट है उसके पास इसका राइट होता है कि अगर उसको प्रिंसिपल के अकाउंट से कोई भी पैसे जो प्रिंसिपल को हमें आगे देने हैं, वैसे भी बोलते हैं, वो अपने पास रिटेन करके रख सकता है। ऑल द मनी ड्यू टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांसेस मेड और एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड बाय हिम इन कंडक्टिंग सच बिजनेसेस, और उसमें से जो उसका खर्चा होता है वो काट कर विद फुल एक्सप्लेनेशन टू प्रिंसिपल वो बाकी पैसे उसको वापस कर देगा। बट उसके पास राइट होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो मनी प्रिंसिपल के भी उस पर भी आ रहा है वो अपने पास रख सकता है। राइट टू रिसीव द रेम्यूनरेशन, अब जो वो काम कर रहा है वो किसी फ़ी पे ही करेगा ऑब्वियसली, जैसे कमीशन एजेंट होते हैं या आपके जनरल एजेंट होते हैं, वो उसके लिए कुछ फ़ी चार्ज करते हैं। ओके, तो उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, ये भी उसका एक राइट बनता है। राइट ऑफ लाइन मीन्स in the absence of any contract to the contrary, the agent is entitled to retain the goods, paper, and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission। वो जब तक पैसा आपको, अगर सपोज करो अगर आपको प्रिंसिपल से पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके काम के लिए, तो आप प्रिंसिपल की कोई भी ऐसी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने साथ रख सकते हो। इसका मतलब ये है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड एंड राइट, अगर कोई लॉ मतलब कोई ऐसा केस कर दिया जाता है या सू कर दिया जाता है, तो उन सभी केसेस में जो एजेंट है उसको इंडेमनीफाई करने का जो वो है लाइबिलिटी है, वो प्रिंसिपल के साथ लाई करती है। प्रिंसिपल का एक ड्यूटी है कि वो अपने एजेंट को इंडेमनीफाई करे, उसको लॉसेस से बचाए। ओके, राइट टू कंपनसेशन, और अगर इस काम में उनको कोई जितने भी उसको मतलब कोई लॉसेस उसने सफ़र किए हैं ड्यू टू प्रिंसिपल नेग्लिजेंस, प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस की वजह से अगर उसको कोई लॉसेस हुए हैं तो उनके लिए भी कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। ये हैं आपके राइट्स ऑफ एन एजेंट। अभी एक टर्म बचती है, हु इज़ सब एजेंट एंड हु इज़ को एजेंट। सब एजेंट मीन्स जब सपोज मैंने बताया जैसे ए ने किसी पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया, अब वो एजेंट अपने काम के लिए जब किसी एक और पर्सन को एम्प्लॉय कर लेता है, ओरिजिनल एजेंट जो है वो किसी और पर्सन को एम्प्लॉय कर लेता है फॉर डूइंग द सेम वर्क जो प्रिंसिपल ने उसको दिया है, उस पर्सन को हम बोलते हैं सब एजेंट। ठीक है, सब एजेंट वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट, मतलब जैसे ए प्रिंसिपल था, बी एजेंट था, बी ने एक सब एजेंट जैसे कि सी उसको अपॉइंट कर लिया, तो नाउ सी विल वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ओनली बी, बी एजेंट के कंट्रोल के अंडर ही सी वर्क करेगा, ना कि प्रिंसिपल के अंडर। ओके, एंड देर इज़ नो प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। यहाँ पे प्राइवेटी मतलब कोई प्राइवेसी नहीं होती है सब एजेंट और जो आपका प्रिंसिपल है उसके बीच में, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती है। ठीक है, उसको सब पता होता है कि ये काम कैसे करना है, सब एजेंट को भी वो उसकी बिल्कुल टर्म्स कंडीशन और क्लैरिफाई होती हैं। अब को एजेंट कौन है? को एजेंट सपोज जैसे मैंने बताया कि ए प्रिंसिपल है, बी एजेंट है। अब बी कहता है कि ड्यू टू एनी इमरजेंसी और ड्यू टू एनी फैक्ट ही सेज कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, बट वो किसी और थर्ड पर्सन को, सपोज करो एक्स को, वो रेफ़र कर देता है एक तरह से, और एक्स अब क्या करेगा, एज एक्स जो है वो ए का एजेंट बन गया, तो हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब ए को रिप्लेस करके जो दूसरा आया वो सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह पे बी की जगह पे जो एक्स आया है दैट पर्सन इज़ द को एजेंट। ओके, सब्स्टिट्यूट एजेंट है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ, वो डायरेक्ट अब प्रिंसिपल के कंट्रोल के अंडर वर्क करता है,
और उनकी अपनी जो सब्स्टिट्यूट एजेंट है उनका, और जो नए जो प्रिंसिपल का जो नया कॉन्ट्रैक्ट या एजेंसी क्रिएट होती है उसकी अपनी प्राइवेसी होती है, वो उन दोनों के बीच में रहता है, उसको कोई और पर्सन नहीं उसके बारे में जान सकता। सब्स्टिट्यूटेड जो एजेंट है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल वर्क करता है। ओके, ये कुछ टर्म्स थी जो कि सेक्शन 191 में एक्सप्लेन की गई हैं। That's all for the special contract of agency, and we will discuss about the Sales of Goods Act in next video. And thanks for now. Thank you very much.